नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 का मैथ्स पेपर सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3, जिसमें से प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। अर्थात आपको ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 हो और दोनों धनात्मक पूर्णांक क्रमागत होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि अपन पहला धनात्मक पूर्णांक x मानते हैं, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x लेते हैं, तो इसके अगला क्रमागत आएगा x+1। इसलिए अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो हो जाएगा अपना x+1। जैसे मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक 10 है तो इसके अगला 10 + 1 यानी 11 आएगा। पहला धनात्मक पूर्ण जैसे 20 है तो इसके अगला आएगा 20 + 1 यानी 21। अब सवाल में ये कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योगफल सवाल में दे रखा 365। तो इसलिए x प्लस यानी x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योगफल ये सवाल में दे रखा 365। यहां से अपन इनके होल स्क्वायर खोल लेंगे तो x का होल स्क्वायर तो ये h रहेगा प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये खुलेगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दोगुना यानी a + b के होल स्क्वायर से बराबर 365। यहां से देखिए x² प्लस का है, x² प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 2x² और प्लस का 2x। ये 365 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 1 पहले से है और ये 365 आगे इधर होके माइनस का हो जाएगा। यहां से द्विघात समीकरण बन जाएगा 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 है 365 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए यहां सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² प्लस का x और माइनस 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 बराबर 0 यानी 182। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करने हैं कि x² को माइनस 182 से गुणा करेंगे तो माइनस का 182 x² तो आना चाहिए गुणा करने पर, और गुणनफल माइनस का आ रहा है इसलिए बीच वाली संख्या आनी चाहिए घटाने पर। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 और 14। अब घटाने पर कितना आना चाहिए प्लस का x, तो 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस 1x आ जाएगा। गुणनफल माइनस का है इसलिए दोनों को अलग अलग चिन्ह से लेना पड़ेगा। बड़ी संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी क्योंकि घटाने पर प्लस का आंसर आना चाहिए, इसलिए x² प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x प्लस का 14 और इधर से माइनस 13 कॉमन आएगा, ये बचेगा x प्लस का 14 बराबर 0। अब यहां से देखिए 2 फैक्टर बन गए, एक तो बन गया x प्लस 14 बराबर और दूसरा हो गया x माइनस 13 और इन दोनों के बराबर में है 0। अब चूंकि 2 संख्या यदि गुणनफल में है और उनका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये संख्या 0 होनी चाहिए या फिर ये दबाली। तो या तो x प्लस 14 बराबर 0, इसको 0 करेंगे तो इससे x का मान आएगा माइनस का 14, या फिर x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो इससे x का मान आएगा प्लस का 13। अब देखिए सवाल में अपन ने जो x माना है वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना है और सवाल में दे रखा है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, तो जो अपन का x का मान आया -14, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा 13, इसलिए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा, इसलिए इससे जस्ट अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये आ जाएगा 13 + 1 यानी 14।
अब देखिए क्या इन दोनों के वर्गों का योगफल 365 आ रहा है क्या? तो 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का होता है 196। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 15 का 5 का हासिल किया, 9 और 6 15 16 का 6 का हासिल किया, एक 1 2 और 1 3, अर्थात इन दोनों के वर्गों का योगफल 365 आ रहा है। तो इसका मतलब अपन का जो आंसर आया है x बराबर 13 और x बराबर 14, x प्लस 1 बराबर 14, यानी क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक, एक तो 13 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यहाँ पे x का मान माइनस का 14 भी आया, लेकिन ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि सवाल में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो माइनस का 14 आया वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए दो आंसर अपने आए 13 और 14। अब देखिए इसी प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य जो दो भुजाएं हैं वो आपसे पूछी जा रही है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज दे रखा है सवाल में, तो ये मान लीजिए कोई जैसे समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम दे रखी है, तो जैसे मान लीजिए अपन ये आधार मानते हैं और इसको मान लेते हैं x, ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण का मान सवाल में दे रखा है 13 सेमी, तो ये 13 सेमी। अब आप त्रिभुज का नाम दे सकते हो PQR ABC XYZ HU, जो आपको पसंद हो, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं अपन ABC। अब ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है जिसको अपन जनरली इस कोण के लिए लंब बोल सकते हैं, तो ये ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी ये x सेमी है तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेमी। कर्ण इसका 13 सेमी दे रखा है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज ऑलरेडी सवाल में बता रखा है, ये इसका आधार मान के चलते अपन, तो इसकी हाइट आती है x माइनस 7, यदि x आधार मानते हैं। कर्ण इसका ऑलरेडी दे रखा है सवाल में 13, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहां पर समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा का वर्ग प्लस BC भुजा का वर्ग बराबर कर्ण AC भुजा का वर्ग। अब देखिए AB अपन ने यदि BC x माना तो AB हुआ x माइनस 7, यानी इसका वर्ग करेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC x, तो x का वर्ग बराबर AC 13 है इसलिए 13 का वर्ग। यहां से x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49, और इन दोनों के गुणनफल का दोगुना यानी 7x का डबल हो जाएगा माइनस का 14x, क्योंकि माइनस है इसलिए, प्लस का x स्क्वायर एज इट इज, और ये बराबर 13 का वर्ग 169। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे सूत्र लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब यहां से देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ये 49 प्लस का है और 169 उधर इसको इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर के बाद ये सिंगल पावर वाला x का मान ये है माइनस का 14x, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 पहले से है लेफ्ट हैंड साइड में, 169 को और ले आएंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर 0। यहां से देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का 49 है माइनस का 169 है सॉरी, तो घटाएंगे तो ये 9 में से हो गया 0, 16 में से 4 जाएगा तो 12, अर्थात 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0 आ गया। अब यहां से इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यह जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का हो जाएगा ये 60 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 के फैक्टर करने हैं। किस तरीके से होंगे फैक्टर कि x स्क्वायर को माइनस 60 से गुणा करने पर आता है माइनस 60x स्क्वायर, और इनका डिफरेंस
-7x। देखो गुणनफल माइनस का रहा है इसलिए बीच वाली संख्या घटाने पर आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसी दो संख्याएं सेलेक्ट करनी है 60 की जगह पर जिनका डिफरेंस आ जाए -7x, x के रूप में लेना है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो आप डायरेक्ट आंसर याद रख के बजाय सिंगल जैसे सोचिए, 60 के 1 गुणा 60 हो सकता है, 2 गुणा 30 हो सकता है, 3 गुणा 10 हो सकता है, 4 गुणा 15 हो सकता है, 5 गुणा 12 हो सकता है, 6 गुणा 10 हो सकता है। इस तरीके से इतनी संभावनाएं बनती है। अब देखिए क्या 1 और 60 को गुणा करने पर 60x² x लेंगे सब में तो 60 आ जाएगा, लेकिन क्या इनका गुण डिफरेंस -7x आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 2 और 3 30 को गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन क्या इनका डिफरेंस 7x आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 3 और 10 को गुणा करने पर, सॉरी ये 20 है यहाँ पर, 3 और 20 को गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, लेकिन क्या 3 और 20 का डिफरेंस 7x आ जाएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा, ये नहीं ले सकते। इसी प्रकार 4 गुणा 15 गुणा करने पर 60 आ जाएगा, लेकिन इनका डिफरेंस आएगा 11, तो वो भी नहीं हो सकता। 5 गुणा 12, 12 पंजो 60 आ जाएगा, 5 और 12 का अंतर आ जाएगा 7x। इस तरीके से आपको 5 और 12 संख्या लेनी है, x के रूप में लेंगे तो 5x और 12x हो जाएगा। डिफरेंस माइनस का 7x आ रहा है, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की ले लेंगे। तो यहां आपको लेना होगा x² माइनस का 12x और प्लस का 5x -60 बराबर 0। अब यहां से देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x -12, और इधर से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x -12 बराबर 0। यहां से देखिए x -12 एक इसका गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड आएगा x प्लस का 5 बराबर 0। अब देखिए यहां पर x -12 बराबर 0 करेंगे और एक x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, तो या तो x प्लस का 5 बराबर 0 करेंगे, इससे x का मान आएगा -5, और या फिर दूसरा गुणनखंड है x -12 बराबर 0, इसको 0 करेंगे तो इससे मान आएगा x बराबर 12, क्योंकि सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएंगे सर। अब देखिए ये x अपन ने मानी है भुजा, त्रिभुज की भुजा, और त्रिभुज की भुजा माइनस में आएगी नहीं, इसलिए जो x का मान -5 सेंटीमीटर आया है ये अपन को नहीं लेना, अर्थात इसको इग्नोर करना है कि चूंकि x त्रिभुज की एक भुजा है जिसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर ये जो मान आया 12 ये लेके चलना पड़ेगा। तो अतः x अपन ने क्या माना है, इसका आधार, देखो इसका आधार, अतः x बराबर 12 सेंटीमीटर त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और इससे कम 7 कम इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसलिए ऊंचाई बराबर x -7 और x का मान है 12, 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा, अर्थात ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट, और ये बेस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब ये 5 हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ऑटोमेटिक 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25 दोनों को जोड़ेंगे तो 13 का वर्ग 169 आ जाएगा, जो कि अपन का सही आंसर है। तो अतः त्रिभुज की भुजाएं एक आ गई 12 सेंटीमीटर और एक आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जबकि तीसरी भुजा सवाल में ऑलरेडी दे रखी है कि इसका कर्ण है 13 सेमी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है a -1,7, ये दूसरा कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है b और जिसके निर्देशांक है -4,-3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड इस AB को 2:3 में मिलाने वाला कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक के सवाल में पूछ रहा है। तो अपन इसको x, y मान सकते हैं,
और ये 2,2:3 में अंत विभाजित करता है। तो चूंकि P बिंदु इन दोनों बिंदुओं को अंत विभाजित करता है m/n में यानी 2:3 में, तो चूंकि अंत विभाजक बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ये अंत विभाजन का सूत्र है। यदि इसमें जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दे तो विभाज्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा। तो चूंकि अपन ने P बिंदु के निर्देशांक x, y माना है, तो थोड़ा सा एक लाइन इसको लिख सकते हैं अपन। माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, माना कि बिंदु P है जो कि रेखाखंड AB को, ये A और B को मिलाने वाला रेखाखंड AB को 2:3 में अंत विभाजित करता है। अंत विभाजित करता है। अब इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में मान रखेंगे m1x2 m2x1 यानी m1 m2, ये तो हो जाएगा m1 m2 निर्देशांक, यानी जिस अनुपात में काट रहा है, ये हो जाएगा x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2 मान रखेंगे। इसलिए m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान है 4 प्लस m2 3 गुणा x1 -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। ये पहला बिंदु का निर्देशांक होगा। इसी प्रकार दूसरे बिंदु के निर्देशांक m1/2, m1 का मान है 2/2 -3 प्लस m2 का मान है 3/1 का मान है 7 और यहां मान रखेंगे 2 + 3। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2 × 8 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो, क्योंकि माइनस का है इसलिए -3 हो जाएगा बटे 5 और ये 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 माइनस का इसलिए हो जाएगा -6 प्लस 7 21 बटे 5। यहां से देखिए 8 - 3 ये हो जाएगा 5 बटे 5 और ये 6 माइनस का है 21 प्लस का है 15 बचेगा प्लस का, तो 15 बटे 5 यानी 5 का भाग 5 लेंगे 1 बार, 5 का भाग 15 लेंगे 3 बार यानी 1,3। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो P अपन ने माना है उसके निर्देशांक आ जाएगा 1,3। तो अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक, अतः अभिष्ट बिंदु P जो अपन x, y मान के चले थे, अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक 1,3 है। यदि बिंदु A, B, C और D 4 बिंदु दे रखे, ये दे रखा कि ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में, यानी क्रमशः इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो मान लीजिए जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है, तो पहला बिंदु A जिसके निर्देशांक दे रखे 6,1, दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है 8,2, तीसरा बिंदु है C जिसके निर्देशांक है 9,4 और चौथा बिंदु है D जिसके निर्देशांक दे रखे सवाल में P,3। अब ये कह रहा है कि P बिंदु के निर्देशांक, जो D बिंदु के निर्देशांक P,3 इसमें P का मान क्या है, P का मान पूछा जा रहा है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, इनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु है, ये है के। तो जो के बिंदु है वो दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, अर्थात चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। लेकिन जो AC का मध्य बिंदु आएगा के, वही बिंदु विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब देखिए दोनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे, मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु, AC का विकर्ण निकालेंगे मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु A और C, यहां से मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसलिए AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो AC 6 प्लस 9 यानी 6 प्लस 9 बटे 2, और 1 प्लस 4 बटे 2। ये AC विकर्ण का मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। अब जब AC विकर्ण का जो मध्य बिंदु है के, वही बिंदु विकर्ण BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो विकर्ण BD का निर्देशांक क्या है, P प्लस 8, तो P प्लस 8 बटे 2, और दूसरा है 3 प्लस 2 बटे 2। यहां से देखिए अपन को P का मान निकालना है, इसलिए अपन को P वाला मान ही कंपेयर करना है। तो ये हो जाएगा 9 6 15 बटे 2, ये 5 बटे 2 बराबर P प्लस 8 बटे 2, और ये 5 बटे 2। यहां से 5 बटे 2 के बराबर है, लेकिन इससे अपन को कोई फायदा नहीं, अपन को ये निकालना P का मान। तो पहला बिंदु, जो बिंदु के निर्देशांक उसमें पहला निर्देशांक पहले के बराबर करना है, इसलिए 15 बटे 2 बराबर P प्लस 8 बटे 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P गुणा 2 गुणा P प्लस 8 यानी 2P प्लस 16 बराबर 15 दूनी 23, या फिर यहाँ 2 से 2 भी काट सकते हैं अपन सीधा, 2 से 2 काट लेंगे, दिया जाएगा P प्लस 8 बराबर 15। इसलिए P बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7। तो अतः जो बिंदु था D जिसके निर्देशांक P, 3 थे, उसमें P का मान है 7। नेक्स्ट प्रश्न है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चूंकि 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं निम्न है। देखिए पहली विषम संख्या 0 से 50 के बीच में पहली हो जाएगी 1, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, क्योंकि क्रमागत विषम आ जाएगी फिर तो। और 50 से बीच यानी 50 से पहले तक की जो लास्ट विषम संख्या हो जाएगी 49 यानी 49, यानी 1 से लेकर 49 तक की जो संख्या हो गई क्रमागत विषम वाली, वो एक समांतर श्रेणी बन गई यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि इनका योगफल क्या होगा। देखिए योगफल निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्याएं टोटल कितनी है। तो पहले आपको ये सूत्र लगाना होगा कि चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहां अंतिम पद
या an का मान दे रखा है सवाल में 49 बराबर a प्रथम पद, d सार्वंतर ये होता है 3 माइनस, मतलब इसमें आएगा 3 माइनस 1 यानी 2, और an का मान 49 दे रखा है। तो a का मान 1 प्लस n माइनस 1, n अपन को ज्ञात करना है, d का मान रखेंगे तो 2 आएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि इस श्रेणी में कुल कितने पद है, पदों की संख्या n पता चल जाएगी। तो देखिए ये 49 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, इस 1 को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2। यहां से ये 48 बचेगा, 49 माइनस 1 48, इसलिए n माइनस 1 गुणा 2 बराबर ये हो जाएगा 48। अपन ने उधर रख दिया, उसको चेंज कर दिया, LHS वाले को RHS में, RHS वाले को LHS में। यहां से n माइनस 1 का मान आएगा 48/2, क्योंकि ये 2 गुणा में है, पक्षांश रखेंगे तो भाग में जाएगा, इसका मान आएगा 24। n माइनस 1 का मान 24 है, तो यहां से n का मान आ जाएगा 24 और ये माइनस का मान उधर जाके प्लस का हो जाएगा, अर्थात n का मान आ गया 25। अर्थात इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या है वो है 25। अब जैसे ही अपन को n का मान पता चला, पदों की संख्या का मान पता चला, अपन इनका योगफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो चूंकि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस एल, इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि प्रथम पद अपने के पास है, अंतिम पद अपने पास है, पदों की संख्या है। तो निकालिए s यानी समेशन n का मान है 25 बराबर n/2, n का मान है 25/2, यहां से प्रथम पद a बुत्ती 1 है प्लस लास्ट पद 49, तो ये हो जाएगा 25/2 गुणा 1 और 49, ये हो जाएगा 50, 50 2 से कटेगा 25 बार, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल वो आया अपना 625। अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योग बराबर 625। अब ध्यान रखना, इस सवाल में वो इस तरीके से पूछ सकता है कि 0 से 50 के बीच की सम संख्याओं का योगफल, या फिर इनको इनकी रेंज बढ़ा सकता है, 0 से 50, 0 से 500 तक, 0 से 1000 तक, 7 के गुणजों का योगफल, 5 के गुणजों का योगफल, इस तरीके से सवाल को कैसे भी वो चेंज कर सकता है। सेम इसी का अथवा वाला प्रश्न है, एपी से रिलेटेड ही है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? तो चूंकि 10 और 250 के बीच 4 के निम्न गुणजों होंगे। देखिए पहला गुणज 10 के बाद 11 आता है, 11 4 का गुणज 12, यानी पहली संख्या हो जाएगी 12। इसके बाद इसमें 4 जोड़ते चलो 16, 4 20, इस तरीके से 250 के बीच, यानी 250 से पहले लेना। अब 250 लेना नहीं है, इसका मतलब 249, और 249 में 4 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट के अंक 49 है, तो लास्ट में 48 लेना पड़ेगा, 248, यानी अंतिम संख्या हो जाएगी 248। अब ये आपके पास एक एपी प्राप्त हो गई, 12 16 20 ... 248। अब सवाल में आपसे पूछ रहा है कि ये जो 4 के गुणजों की जो श्रेणी बन रही है इसमें कुल कितने पद है, अर्थात ये 248 तक जो श्रेणी चल रही है 4 के गुणजों की 12 से लेके, इसमें कुल कितने पद है। तो चूंकि यहां पे देखिए प्रथम पद ए का मान दे रखा है 12, दूसरा पद जिसको अपन A2 भी लिख सकते हैं या B भी लिख सकते हैं, वो दे रखा है सवाल में 16, इसलिए सार्वंतर D बराबर होता है B - A,
या फिर इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं a2 माइनस a1। तो ये a1 लिखते हो तो ये इसको a2 लिखना पड़ेगा, और यदि इसको a लिखते हो तो इसको b लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। और वैसे भी सवाल में दे रखा है कि 4 के गुणज है, अर्थात इन सब में 4 का ही अंतर होगा। इसके बाद ये जो 248 है ये है an का मान। अब यहां से देखिए, चूंकि एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का n व पद ज्ञात करने का, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे सीधा मान रख देंगे, इसलिए an का मान 248 बराबर a प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 12, प्लस n का मान सवाल में आपसे पूछा जा रहा है अर्थात कितने गुणज है, d सार्वंतर है वो 4 है। यहां से पक्षांतर करेंगे सीधा पहले 12 का, तो 12 को उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणा 4, या फिर इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि n माइनस 1 गुणा 4 बराबर, ये 248 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 236। यहां से मान निकलेगा n माइनस 1 का, तो ये 236 ऑलरेडी RHS में है, 4 यहाँ गुणा में है, इसका पक्षांतर करेंगे ये भाग में जाएगा, 4 5 20, 3 बचेगा शेष, अगला अंक उतारेंगे 36, तो 4 9 36। ये आया n माइनस 1 का मान, इसलिए n बराबर 59 पहले से है, ये -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो +1 यानी 60। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 250 के बीच 4 के जो गुणज है उनकी संख्या हो गई 60। तो अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल कितने गुणज है 60, तो 4 के 60 गुणज है। इस तरीके से अपन किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते सवाल में देख क्या रखा है और पूछ क्या है, उसमें रिलेशन क्या है, उसके आधार पर सवाल को अपन आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन में और आपके कंसेप्ट में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं इसी प्रकार की और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।